हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके हम डिफरेंट रेगुलेटरी सिस्टम्स के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके जो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने रेगुलेशंस ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स की रेगुलेशन कैसे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन तरह की फॉर्म में काम करती है। पहला है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो मेम्ब्रेन से पास थ्रू हों। ठीक है। तो दूसरा ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। क्यों हमें मालूम है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इर्द गिर्द अंदर और बाहर जो है, बाहर की तरफ दोनों साइड्स की तरफ एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में से वो कुछ सब्सटेंसेस हैं वो मूव करके हाई से लो या लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इट विल अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विल स्टॉप सम अदर मॉलिक्यूल्स। कुछ को ये पास होने देगी और कुछ को पास नहीं होने देगी। पहला हमने बात की ये सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को पास होने देती है। दूसरा हमने बात की कि ग्रेडियंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, उसके अंदर और बाहर वाली साइड पे। तो यह भी एक बड़ा अहम किरदार है इसका। ये नंबर 3 पे हमने बात की कि ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को पास करने के लिए और कुछ को रोक देती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो कुछ को डिफ़िकल्टी होती है। जो इजीली सब्सटेंसेस जो मूव कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो है स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स हैं और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर्स के थ्रू ये मूव करते हैं, और सम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे डिफ़िकल्टी, कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको पास करते हुए डिफ़िकल्टी फील होती है क्योंकि उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसके हल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो मूव करवाती हैं। तो ये मसला हल हो जाता है। ठीक है। आइंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, इनको मुश्किल होती है। लार्ज मालिक्यूल जो हैं वो पास करते हुए उन्हें मुश्किलात दरपेश होती हैं, और पोलर मालिक्यूल्स होते हैं जिनके पोल्स होते हैं। तो ये मालिक्यूल जो हैं ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं मूवमेंट को थ्रू, लेकिन उनका हल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद है। चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट या चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के शक्ल में। अब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के एक मैकेनिज़म्स कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के। हम पहले बात करेंगे कि पहला है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके 2 मैकेनिज़्म हैं मूवमेंट के लिए, सब्सटेंसेस जो है मटेरियल जो मूव करते हैं। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए उन्हें एनर्जी रिक्वायर होगी। एनर्जी की मदद से वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ग्रेडियंट होता है, इसलिए अगर एक साइड पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, एक साइड पर बहुत कम मॉलिक्यूल हैं, अगर लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराना हो कि उस सब्सटेंस को सेल के अंदर ना रखना हो कि वो डेंजर में हो सेल, तो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके एनर्जी इस्तेमाल की जाती है उसे मूव करवाने के लिए। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जो
डायरेक्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगर एनर्जी का जो सोर्स है वो एटीपी हो तो कभी इम्कान है कि हम इसे कहेंगे डायरेक्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि हमने सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह हमने पढ़े हैं, तो सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एटीपी की मदद से होती है। एटीपी यूज़ होती है इसमें एज आ एनर्जी करेंसी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो एनर्जी का सोर्स है वो अदर देन एटीपी होता है। यानी कि एनर्जी तो इस्तेमाल होती है लेकिन वो अदर देन होती है एटीपी, यानी कि एटीपी के अलावा कोई और होता है। यानी कि वोल्टेज डिफरेंस या कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होता है वो मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है उसे हम इनडायरेक्ट एक्टिव या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहेंगे। हमने डिस्कस कर लिया मेम्ब्रेन्स के रेगुलेशंस और मटेरियल डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने 3 पढ़े पॉइंट्स। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से मॉलिक्यूल इजीली पास करते हैं और कौन से डिफ़िकल्टी फेस करते हैं पासेज के लिए। हमने इसका एक मैकेनिज़्म पढ़ा जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, जिसमें हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स पढ़ी। नंबर 2 पे हम जो इसका सेकंड मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का वो हम पढ़ेंगे। उसमें उसकी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का दूसरा पॉइंट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव करें हमारे सेल्स के अंदर, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर सब्सटेंसेस मूव करें तो हम इसे कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं होगी। इसकी 2 टाइप्स हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। हमने इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया कि ये हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है सेल्स के गिर्द, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। डिफ्यूजन हमने पढ़ा, इफ़ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अगर मूव करें फ्रॉम हाई से लो कंसंट्रेशन विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, हमने सिंपल डायग्राम बनाई है। सिंपल डायग्राम से हम शो करेंगे ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये चैनल प्रोटीन्स हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है, ये आप नोट कर लें। ये मेम्ब्रेन के ये लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई है। बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की। अगर मॉलिक्यूल्स सिंपल फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर से मूव कर जाएं तो हम इसे कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। तो हम बात कर रहे थे अगर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से अगर मॉलिक्यूल्स मूव करें विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड्स तो हम इसे कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हम इसे कहेंगे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो चैनल के थ्रू मूव कर रहा हो हम उसे कहेंगे चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन हो गया। अगर कोई मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन्स की तरफ के थ्रू मूव कर रहा हो, ये कैरियर प्रोटीन है, ये भी कैरियर प्रोटीन है, ये भी कैरियर प्रोटीन है। अगर कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूव कर रहा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस या इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, तो हम इसे कहेंगे कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इनसाइड लो कंसंट्रेशन है और आउटसाइड हाई कंसंट्रेशन है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो ये सब्सटेंस है जो कि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो इसे मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये एनर्जी सेल्स के अंदर से दी जाएगी इसे, तो ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा।
तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के खाते में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसे एनर्जी दी जाएगी ना, तो ये मूव करेगा एनर्जी, लो से हाई कंसंट्रेशन और एनर्जी इसमें इस्तेमाल होगी। तो अगर हम बात करें कि एक टाइप है डिफ्यूजन की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो उसका मतलब ये है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि जो चैनल प्रोटीन्स हों या कैरियर प्रोटीन हो, इन दोनों की मदद से जो डिफ्यूजन होगी आइदर विद चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स, हम उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे, क्योंकि उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है सब्सटेंस को, उसको सहूलत फराहम की जा रही है कि वो मूव कर जाए विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, आइदर कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो आपने मेन पॉइंट आपने याद रखना है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो आइदर विद कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, ये दोनों की मदद से हो सकता है, विद चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, ये दोनों की मदद से हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम यहाँ बात करते हैं कि तीसरा है कंडक्शन मैकेनिज़्म। सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे उसके ज़रिए कंडक्शन कैसे होती है। कंडक्शन हम यहाँ टिपिकली दो सेल्स की बात करेंगे, मसल सेल्स और नर्व सेल्स। ये दोनों जो हैं इन्वॉल्व हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये भी फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन हो गया कि जो मसल सेल्स हैं ये भी और दूसरे नंबर पे नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में इन्वॉल्व हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में, जो मेन हमने डिस्कस करना है। एंडोसाइटोसिस के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, पहला है फेगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है, एंडो मतलब है इनसाइड। अगर कोई सब्सटेंस सेल के आउटर सेलुलर इन्वायरमेंट से इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट में दाखिल होता है तो हम इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। फेगोसाइटोसिस हम किसे कहते हैं? इफ सॉलिड पार्टिकल मूव फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल टू इनसाइड, हम इसे कहेंगे फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड सब्सटेंस मूव करे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल टू द इनसाइड, हम इसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। ये हम ये ड्रा कर रहे हैं, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये इसके अंदर इसकी एंडोसाइटोसिस हुई तो ये सॉलिड सब्सटेंस सेल के इनसाइड आ गया। तो ये जो सब्सटेंस है, ये फेगोस है, सॉलिड सब्सटेंस है, ये हम इसे कहेंगे फेगोसोम। और यहाँ लिक्विड सब्सटेंस हैं वो सेल के अंदर आए, हम ये जो स्ट्रक्चर एक बना है हम इसे कहेंगे पिनोसोम। तो ऐसा पार्टिकल जो लिक्विड फॉर्म में है वो सेल के अंदर आना चाहता है, तो एक मेम्ब्रेन जो है उसकी सेल की मेम्ब्रेन है, उस वहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला, उसके अंदर स्मॉल सॉलिड या लिक्विड मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ये अंदर आ गए।
तो हमने ये डिस्कस किया एंडोसाइटोसिस। Everything we were don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars.